हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। दूसरी तरफ कल्याण शादी को 8 से 11 के लिए लेकर थिएटर आया हुआ था, जहां कल्याण ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था और साध्वी ने भी अपने मुंह पर मास्क लगाया था। जहां इस वक्त मूवी स्टार्ट हो रही थी और कल्याण साध्वी के हाथ को पकड़े सबसे ऊपर वाले रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पर उनके अलावा और कोई दूसरा कपल नहीं था। पॉपकॉर्न को साध्वी की तरफ बढ़ाते हुए कल्याण ने कहा, मैंने फ़ोन में सर्च किया तो अभी ट्रेंडिंग में ये मूवी सबसे ज़्यादा टॉप पर है। रियली? देखते ही कहते हुए साध्वी ने उसके हाथ से पॉपकॉर्न ले लिया और आगे की तरफ देखने लगी। मूवी देखते देखते तकरीबन आधे घंटे ही बीते थे जब साध्वी ने कुर्सी से उठते हुए कल्याण से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? कल्याण एकदम से चौंक गया, लेकिन मूवी तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। इट्स वेरी इरिटेटिंग। मुझे नहीं देखनी, हम कोई और मूवी देखते हैं, साध्वी ने ये कहा और सीधा हॉल से बाहर की तरफ चली गई। वहाँ बैठे बाकी लोग असमंजस में साध्वी को देखते रहे और कल्याण भी जल्दी जल्दी साध्वी के पीछे हॉल से बाहर आया। साध्वी खुली आसमान के नीचे गहरी सांस भर रही थी, जिसे देखते हुए कल्याण ने उसके पीछे खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ? मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। आई डोंट लाइक दिस टाइप काइंड ऑफ मूवी, साध्वी ने बिना कल्याण की तरफ देखे कहा। कल्याण ने साध्वी की बात पर उसे कंधे से पकड़ते हुए अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, आगे से तुम्हारे पसंद की मूवी देखने चलेंगे। साध्वी एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद कल्याण से कहा, क्यों ना हम घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखें? ठीक है, तो चलो। ये कहते हुए कल्याण साध्वी को लेकर मॉल से बाहर की तरफ आया। बाहर आकर कल्याण ने साध्वी से कहा, तुम यहीं पर वेट करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। साध्वी ने अपना सिर हिला दिया और कल्याण अपनी गाड़ी लेने के लिए वहाँ से पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। कल्याण के जाने के बाद साध्वी वहीं पर खड़ी उसके आने का इंतजार करने लगी, पर तभी कोई उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। साध्वी ने यहाँ वहाँ देखते हुए अचानक उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तिरछी नज़र से उसके चेहरे के रंग को देखते हुए नैतिक ने कहा, कल मैंने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आई तो मैं खुद तुमसे मिलने चला आया। तुम यहाँ? साध्वी हकलाने लगी। नैतिक ने हल्का मुस्कुराते अपना सिर हाँ मिला, मैं यहाँ, तुमने तो कल मुझे बुरी तरह से इग्नोर किया। इट्स नॉट ए गुड मैनर्स। तो तुम्हें बहुत तमीज़ है? एक आदमी का मर्डर करने के बाद तुम यहाँ पर इतना नॉर्मल होकर कैसे खड़े रह सकते हो? नैतिक चावला, साध्वी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिस पर नैतिक हल्का सा मुस्कुरा दिया और सामने खड़ी काली की तरफ इशारा करते हुए कहा, काली की तरफ इशारा करते हुए, वो मेरी गाड़ी है, चलो मेरे साथ, तुम बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगी। साध्वी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। नैतिक उसकी धमकी को सुनकर हंस पड़ा। हा 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 हा, सिद्धार्थ के मौत पर तुम्हारी पुलिस मेरी कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो मैं तुम्हें सिर्फ लिफ्ट के लिए कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी लिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए हैं, साध्वी ने सीधा सा जवाब दिया। नैतिक ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, साध्वी, मैं तुमसे एक सीधी बात पूछता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे नफरत होती है तुमसे, साध्वी ने बड़ी नफरत से कहा। नैतिक ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। साध्वी, मुझे एक बात बताओ, जो बचपन के पल हमने साथ बिताए थे वो तुम्हें क्यों याद नहीं है? साध्वी नैतिक की तरफ असमंजस में देखने और नैतिक ने उसे अपनी काली आंखों से देखते हुए अपने पैंट के दोनों जेब में हाथ डाले कहा, क्या तुमने सारी यादें सिर्फ मेरी झोली में डाल दी? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे सबकी नज़रों में ऐसे गिरा दिया तुमने? क्यों मुझे इस कदर बर्बाद कर दिया कि मुझे खुद से नफ़रत हो रही है? मेरे घर वाले मुझसे नफ़रत करते हैं, तुमसे जुड़े लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। साध्वी बिना नैतिक से कुछ कहे बस उसे एकटक देखती रही, जिसकी नज़र पर नैतिक ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उस आदमी के साथ इतनी खुश रहती? मैं तुम्हें उतना ही खुश रखता, क्योंकि मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। हो गया तुम्हारा? साध्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जिसे नैतिक देखने लगा तो साध्वी ने आगे कहा, तुम जिसे प्यार का नाम देते हो वो जुनून है, उससे भी ज़रूरी है तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। नैतिक साध्वी का देखने लगा, जिसकी नज़र पर साध्वी ने कहा, तुम कल्याण से खुद को कंपेयर करते हो। अगर तुमने 7 जन्म भी लिया ना, तब भी तुम कल्याण के नाखून के बराबर भी नहीं हो पाओगे। साध्वी, तुम, नैतिक ने कहने की कोशिश की, जिसकी बात को साध्वी ने बीच में काटते हुए कहा, नैतिक,
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कल्याण को पता था कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा इंतजार किया। उन्होंने अपनी किस्मत को चुना। और तुम्हारा क्या, जब तुम्हें पता चला कि मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, तब तुमने सिद्धार्थ और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नैतिक आंखें सिकुड़ाते हुए साध्वी को घूरने लगे। उसकी आंखें अब लाल होने लगी थी। वो कुछ पल तक बस साध्वी को घूरता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तो अब तुम मुझे एक कातिल के तौर पर ही जानती हो? नैतिक की आवाज़ भारी और धीमी थी। क्या इतना ही था मेरा प्यार तुम्हारे लिए? साध्वी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा प्यार अगर प्यार होता तो उसमें दूसरे की मौत, डर और पागलपन नहीं होता। तुम सिर्फ खोना नहीं जानते, तुमने जब से भी खोया उसे मिटा देने की कोशिश की। नैतिक ने धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ाए। और तुमने क्या किया साध्वी? मुझे ऐसे छोड़ा जैसे मैं कभी था ही नहीं। मेरे लिए तुम सब कुछ थी, लेकिन तुमने सिर्फ उसे चुना जिसने तुम्हारे प्यार का आधा भी दर्द नहीं सहा जो मैंने झेला। रुको वहीं। साध्वी एक कदम पीछे हट गई। तुम्हारे दर्द के नाम पर किसी की हत्या जायज़ नहीं हो जाती नैतिक। सिद्धार्थ को तुमने मारा, मुझे पता है। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन बना दिया, और आज भी मुझे डर लगता है तुम्हारी आंखों से। नैतिक की सांसें अब और तेज हो गई। उसकी आंखों में एक पल को नमी झलकी, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा कि जब किसी इंसान की दुनिया ही किसी एक लड़की से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती हो, तो उसके चले जाने पर क्या बचता है? साध्वी ने धीरे से कहा, बचता है इंसानियत, बचता है पछतावा। पर तुमने उसे भी मार डाला नैतिक। नैतिक कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से एक गाड़ी की हेडलाइट उन दोनों पर पड़ी। कल्याण गाड़ी लेकर आ गया था। साध्वी एकदम पलटी और उसके पास भागती हुई गई। कल्याण गाड़ी से बाहर निकला और साध्वी के चेहरे को देखते ही उसका माथा सहला दिया। क्या हुआ? साध्वी ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया। चलो यहाँ से। कल्याण ने समझते हुए बिना कुछ पूछे उसका दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही उसकी नज़र नैतिक पर पड़ी, जो अब भी कुछ मीटर दूर खड़ा था अंधेरे में। गाड़ी की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देखते हुए कल्याण ने साध्वी को देखा और तो पाया वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। जिसे देखते हुए कल्याण ने साध्वी के हाथ को पकड़ा और नैतिक को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर आगे की तरफ बढ़ा दिए, जिसे नैतिक बस जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजल्स में उनकी प्राइवेट जेट ने आकर सीधा शारंग विलास के हेलीपैड पर लैंड किया था, जहां पर एक वक्त में अव्यक्त और अद्विक रहा करते थे। अद्विक ने बाद में प्राची के घर के नज़दीक घर लिया था, लेकिन उससे पहले वो लोग विलास में रहते थे। जेट से बाहर उतरते हुए एकांश ने गहरी सांस भरते हुए एक अंगड़ाई ली, जिसे देखते हुए विध्वंस ने कहा, तुझे थकावट हो रही है क्या? तुझे लगता है कि मैंने सेक्स किया जो मुझे थकावट होगी? एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। विध्वंस ने उसकी बात सुन अपनी आंखें रोल कर ली और दैविक से कहा, इसे यहाँ लिया कर क्या साबित करना चाहता है? ये काम बिगाड़ता है और कुछ नहीं। दैविक ने विध्वंस की बात सुन कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उससे पहले एकांश ने विध्वंस से कहा, सुन, तेरे ससुर से मैंने बात की थी और मेरे ससुर से भी मैंने बात की थी, तो दैविक के ससुर से कौन अच्छे से बात करेगा? मैं समझा, साले गन पॉइंट पर शादी करने वाला मुझे ज्ञान दे रहा है। विध्वंस ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा। जिसकी नज़र को इग्नोर करते हुए एकांश ने कहा, तू अपना नैन मटक्का किसी और के साथ कर, मुझे मेरे बाप का घर देखने दे, मैं पहली बार आया हूँ। ये कहते हुए एकांश आगे की तरफ चला गया, जिसे कूटते हुए विध्वंस ने देखा और दैविक ने कहा, ब्रो रिलैक्स करो, वो संभाल लेगा। हाँ बेटा, अच्छे से डाइवोर्स करवाएगा तुम्हारा, फिर ब्रह्मा भी तेरी और पंखुड़ी की कुंडली मैच नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए विध्वंस ने अपने कदम एकांश के पीछे बढ़ा दिए, जिन्हें दैविक ने जाते हुए देखा और गहरी सांस भरते हुए उनके पीछे चला गया। दैविक, विध्वंस और एकांश अंदर आए, जहाँ एक बटलर और करीब 20 सर्वेंट अपने अपने काम में लगे हुए थे, जिन्हें एक नज़र देखने के बाद एकांश ने ऊपर जाते हुए कहा, आई विल टेक ए लिटिल रेस्ट एंड देन वी विल गो। अब मुझे लगता है कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। विध्वंस ने चिढ़ते हुए, जिसे एकांश ने तिरछी नज़र देखा और ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। जिसे चिढ़ भरी आंखों से देखते हुए विध्वंस ने दैविक से कहा, अपने ससुर से मिलने का अपॉइंटमेंट ले ले। क्या वो अमेरिका का मंत्री है जिसके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? ये कहते हुए दैविक ने अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए, जिसे जाता हुआ देख
विध्वंस ने खुद से कहा, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ जिसे अपने ससुर से डर लगता है। ये कहते हुए विध्वंस अपनी आंखें रोल कर ली और अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं एकांश अपने कमरे पहुंचकर अपना फ़ोन उठा सीधा मौली को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग के बाद मौली ने कॉल अटेंड किया। हेलो। एकांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा, जिस पर मौली ने दूसरी तरफ से पूछा, क्या मुझे अब आपकी सासों से बात करनी होगी? एकांश ने अपनी आंखें खोल कान से फ़ोन हटाते हुए फ़ोन को देखा और कुछ नहीं कहा। सीधे अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दी, जिसके जवाब को ना पाकर मौली ने कहा, एकांश जी, आप सुन रहे हो मेरी बात? हम। एकांश ने बस इतना कहा, जिसे सुन मौली ने पूछा, आपका सफ़र कैसा गया? फुल ऑन हॉर्नी। एकांश ने भारी सांसों के साथ कहा, जिसे सुन मौली ने दूसरी तरफ से पूछा, और आपको गर्मी पसंद नहीं है, इसलिए आप अभी शावर ले रहे हो, तो मैं बाद में बात करूं? वाई? एकांश एकदम से चिल्लाया। मौली ने जवाब में कहा, क्योंकि अरमान भैया आए हैं और यहाँ पर प्राची का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फक अप, आई मिस यू। एकांश ने तेज सांसों के साथ कहा। मौली ने हल्का हंसकर कहा, आपको गैस सिर्फ 14 घंटे हुए हैं और आप मुझे मिस भी करने लगे। मैं तुम्हें हर एक सेकेंड में मिस करता हूँ। आह, क्या हुआ? मौली ने जल्दी से पूछा। एकांश ने अपने नग्न शरीर को मिरर में देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? कहाँ? मौली ने झुंझुलाते हुए पूछा। एकांश ने जवाब में कहा, वुड यू लाइक टू मेक ए वीडियो कॉल? हो? मौली ने कन्फ्यूजन में कहा। फिर एकांश को वीडियो कॉल लगा दी। फ़ोन की स्क्रीन पर जैसे ही मौली का चेहरा आया, एकांश थोड़ी देर उसे बस देखता रह गया। उसका चेहरा और ज़्यादा लाल हो गया और वो अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांसें भरने लगा। इरिश, आर यू एलोन? मौली ने जवाब में कहा, हाँ, आपसे बात करने के लिए कमरे में आई थी। क्या हुआ? आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? ज़्यादा दर्द हो रहा है? एकांश ने आंखें खोलते हुए मौली को देखा और फ़ोन को अपने थोड़ा करीब लाकर उसे देखता रहा, जिसे देख मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसे ही देखते रहोगे या बताओगे दर्द कहाँ है? एकांश ने हल्की आवाज़ में कहा, राइट हेयर। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। एंड हीरो। फिर अपनी आंखों को छूते हुए कहा, बिकॉज दे मिस सीइंग यू। मौली ने धीमे से पूछा, इतना मिस कर रहे हो मुझे? मोर देन यू कैन इमेजिन। एकांश की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। इट्स लाइक यू आर अंडर माई स्किन, आई कैन फील यू एवरीवेयर। मौली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो क्या हुआ? क्या करूं मैं? आ जाऊं वहीं? एकांश ने आंखें खोलते हुए कहा, से इट वंस एंड आई विल बुक योर टिकट इन सेकेंड। मौली ने हल्का मुस्कुराया, ओह, तो ये बात है? व्हाट? एकांश ने अपनी आंखें चढ़ाई। मौली ने उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका चेहरा लाल हो गया है ये? बिकॉज आई एम जर्किंग ऑफ व्हील लुकिंग एट यू। एकांश ने मौली का चेहरा स्क्रीन पर जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, एकांश की सांस फिर से तेज हो गई। उसने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया, जैसे उससे कोई गर्मी, कोई राहत मिल रही हो। मौली ने स्क्रीन से उसकी आंखों को घूरते हुए देखा और धीरे से कहा, एकांश, आप सच में ठीक है ना? नो, आई एम नॉट। एकांश ने मुश्किल से कहा, तुम्हारे बिना जैसे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ये शहर, ये कमरा, ये सफ़र, अब सब अधूरा है। मौली फ़ोन थोड़ा और पास कर लिया, तो बात करते रहिए ना, ऐसे ही मैं सुन रही हूँ आपको। जस्ट योर वॉइस इज़ नॉट इनफ टुडे। एकांश ने कहा, मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए, तुम्हारे गालों को गर्माहट, तुम्हारी बाहों को मुझे गले से लपेट लेती है। मौली अब एकटक स्क्रीन को देखने लगे। और अगर मैं वहाँ होती तो क्या करते आप? यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एकांश ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मौली ये सुनकर थोड़ी चिढ़ गई। आप जरा ये अजीब तरह की आवाज़ निकालना बंद करेंगे? हम व्हेन आई गेट बैक आई विल फक यू टिल यू कम। एकांश ने एकटक मौली को स्क्रीन पर देखते हुए कहा। मौली ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। और मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। फॉर व्हाट? एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। मौली ने जवाब में कहा, बिकॉज योर वर्ड्स एंड कंडीशंस आर नॉट नॉर्मल, यू आर बिकमिंग ए सेक्स एडिकेटेड, जस्ट शट अप। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। एकांश ने हल्का चिढ़ते हुए कहा। मौली ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा, क्या सच में? लेकिन आपके हुलिये को देखकर लगता नहीं है। एकांश ने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए मौली को देखा और फ़ोन जानबूझकर स्टैंड पर रखते हुए शावर के नीचे जाकर खड़े होते हुए कहा, तो मुझे देख लो,
अच्छे से। ये कहते हुए एकांश ने सीधा खड़े होते हुए मौली की तरफ देखा और पाया मौली उसे घूर रही थी, जिस पर एकांश ने उसे नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक दिस प्राइवेट गॉट हार्ट जस्ट बाय लुकिंग एट यू। मौली ने तुरंत कॉल कट कर दिया। ये देखकर एकांश हल्का सा हंस पड़ा और शावर लेते हुए मौली को चेहरे को याद करने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।